हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससी आईडीडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि प्रिपरेशन की क्लासेस कंटिन्यू चल ही रही हैं, तो आज भी हम बात करेंगे डीएड फर्स्ट ईयर पर। डीएड एससी आईडीडी फर्स्ट ईयर की क्लास करेंगे, ठीक है। कोर्स 2 पर आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, ठीक है। यानी कि कोर्स 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम करेंगे आज हम, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को हमने करने हैं जो हमारे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो कल मैंने कोर्स फर्स्ट की बात की थी, कल कोर्स फर्स्ट के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें कमेंट आ रहा है कि मैम ऐसे करेंगे नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक हर क्वेश्चन का आंसर जो बता रही हूँ, लेकिन आपने एक सेंटेंस बना के लिखना है। समझ रहे हैं कैसे लिखना है? एक सेंटेंस बना के अच्छे से लिखना है। वैसा नहीं है कि परिभाषा आ रही है तो आप परिभाषा, तो पूरी परिभाषा जो लिखी है उस तरीके से आपको परिभाषा देनी है। ऐसा नहीं है कि केवल नाम ले, मतलब ऑटिज्म के कितने प्रकार हैं तो आप लिखेंगे ऑटिज्म के 5 प्रकार हैं और उसके बाद नंबर 1 नंबर 2। ऐसा नहीं कि रेट सिंड्रोम, हेलर सिंड्रोम, चाइल्ड सीडीडी, पीडीडी, ऐसा नहीं, पूरा नंबर वाइज आप अच्छे से 5 उनको बताएंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि बस डाल दिया, बस क्या डाल दिया समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या है, ठीक है। तो आप ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि बहुत छोटी क्लास में 10th के बच्चे, 9th के बच्चे, 8th में ही हमको सिखा दिया जाता है कि आंसर हमने कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके के कमेंट्स ठीक नहीं लगते इस टाइम पर आके, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं, ठीक है ना। क्या है, आप भी अभी एक टीचर बन चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ऑटिज्म बच्चे सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं। ऑटिज्म बच्चे देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं। ऑटिज्म बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि वे हर चीज बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। क्योंकि ऑटिज्म बच्चे जो आई कांटेक्ट जो करते हैं, जो नहीं करते एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे आई कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। तो ऑटिज्म बच्चे जो है सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। उन्होंने एक बार देख लिया, उसको कैच कर लिया और बस दोबारा उन्हें समझने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा करते हैं उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना एवं विकास के हर क्षेत्र में देरी होना क्या कहलाएगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना एवं विकास के हर क्षेत्र में देरी होना क्या कहलाता है। तो विकास के हर क्षेत्र में देरी होना विकासात्मक देरी कहलाता है। विकासात्मक देरी या विकास में देरी। अब इस तरीके से क्यों लिखा आपको ये क्वेश्चन, इसलिए कराया गया कि अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए विकासात्मक देरी को परिभाषित कीजिए, तब आप कैसे करेंगे। एक लाइन में आपने करना है, अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना एवं विकास के हर क्षेत्र में देरी होना विकासात्मक देरी कहलाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 3, साहित्य में भारतीय साहित्य में, या साहित्य में इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का उल्लेख कब हुआ। तो भारतीय साहित्य में ऑटिज्म शब्द का उल्लेख 1959 में, 1959, ठीक, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, FACP यानी कि फंक्शन असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, सूची का विकास किसके द्वारा किया गया था। FACP एक सूची, एक लिस्ट है, तो असेसमेंट है, एक असेसमेंट उपकरण है हम बोलेंगे। तो इस सूची का विकास किसके द्वारा किया गया। तो इस सूची का विकास विजय लक्ष्मी और एक और है इसके, विजय लक्ष्मी और दूसरे हैं जयंती नारायण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हम किसी चीज को नया देखते हैं, नया चीज सीख रहे हैं, नवीन प्रतिक्रिया कर रहे हैं और उस चीज को देख रहे हैं, फिर कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, या ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें नवीन ज्ञान को सीखा यानी कि नई जानकारी ग्रहण की, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त किया यानी कि नई चीजों को करना सीखा, अनुभव किया, तो इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। अधिगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना जीवन परखने चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना अनुकूलन है, सीखना परिवर्तन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, विवेकपूर्ण है, सीखना खोज है, व्यक्तिगत, सामाजिक आदि सभी है। सीखने की विशेषताएं हैं या अधिगम की विशेषताएं, सीखने की विशेषता, ये आपको इसलिए कराया गया है क्वेश्चन की 2 नंबर में पूछ सकता है, सीखने की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको सीखने की 2 विशेषताएं आपको लिखनी होंगी, इससे बहुत सारी है। तो सीखने की नंबर 1, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना जीवन पथ में चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया अनुकूलन है, सीखने एक परिवार, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना जीवन में उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, इस तरीके से आपने उसको 2 लाइनों में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीखने के प्रकार, सीखने के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों एक तो आ गया हमारा मोटर यानी कि गामक, मोटर लर्निंग यानी कि गामक अधिगम, गामक अधिगम यानी कि जिसे बोलेंगे मोटर लर्निंग, और हो गया मौखिक अधिगम, मौखिक अधिगम, ठीक है, अधिगम, ठीक है, संकल्पना अधिगम, संकल्पना अधिगम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा विवेकपूर्ण अधिगम, विवेकपूर्ण, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सिद्धांत, सिद्धांतों का अधिगम, और उसका अभिवृद्धि, अभिवृद्धि अधिगम, ठीक है। ये हमारे सीखने के प्रकार हैं, ठीक है, कैसे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बौद्धिक अक्षमता के रोकथाम के जो प्रकार हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि बौद्धिक अक्षमता को जो रोकथाम है उनको 3 भागों में बांटा गया है, कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं बौद्धिक अक्षमता की। तो कौन कौन सा, एक तो प्रथम हो गया प्राइमरी, दूसरा द्वितीय हो गया सेकेंडरी, और थर्ड तृतीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोटी उंगलियां, चंद्र आकार आंखें, छोटी नाक, खुला मुंह आदि सभी किसके लक्षण हैं। यहाँ पर एक कंडीशन के कुछ लक्षणों को बताया गया है, जिन लक्षणों को देखकर, समझकर, पढ़कर आपको बताना होगा ये कौन सी कंडीशन है, जिस कंडीशन में मोटी आंखें, मोटी उंगलियां, चंद्र आकार आंखें रहती हैं, यानी कि हाथ की जो उंगलियां होंगी मोटी होंगी, गुदगुदी सी होंगी, चंद्र आकार आंखें होंगी उनकी, छोटी नाक और खुला मुंह, किसके लक्षण है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बौद्धिक अक्षमता के कारणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बौद्धिक अक्षमता के कारणों को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, वो रोकथाम था, ध्यान रखना, बौद्धिक क्षमता के रोकथाम, फिर आप ये मत सोचना दोनों क्वेश्चन एक से हैं। यहाँ पर रोकथाम की बात की गई है और यहाँ पर कारणों की बात की गई है, कैसे हम रोक सकते हैं और किन कारणों हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से कारण है, एक तो हो गया जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व, दूसरा हो गया जन्म के समय, फिर हो गया जन्म के बाद, ठीक है, पेरिनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑटिज्म के क्षेत्र कौन कौन से। ऑटिज्म के 3 क्षेत्र हैं, सामाजिक और काल्पनिक और संप्रेक्षण, सामाजिक,
संप्रेक्षण, गलत हो गया भाई, संप्रेक्षण, संप्रेक्षण और काल्पनिक, तीन क्षेत्र हैं ऑटिज्म के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं तो लिख लीजिए आप, लिख लीजिए या देखिए, एक तो हो गया हाइड्रोसेफेली, ठीक है, माइक्रोसेफेली, और एनेनसेफेली फिर आ जाएगा ऐसे, एनेनसेफेली, ठीक है। ये हमारे कौन से केंद्रीय तंत्रिका संरचना विकार है? हाइड्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली, एनेनसेफेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इससे ही रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम, फ्राइजल एक्स सिंड्रोम, पार्ट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कार्ड डू चैट सिंड्रोम आदि सभी क्या है? यानी कि बहुत सारे सिंड्रोम्स की बात की गई है, बहुत सारे कंडीशंस की बात की गई है, लेकिन ये सभी कंडीशंस क्या है, कहाँ से, मतलब ये कहाँ से बनी है, हम कह सकते हैं उत्पन्न हुई है, क्यों होती है, तो इन सभी कंडीशनों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं हिंदी में गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? हेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम है CDD। हेलर सिंड्रोम क्या है? ऑटिज्म का एक प्रकार है, ठीक है। तो हेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव ऑर्डर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शिक्षार्थी के प्रकार। शिक्षार्थी के प्रकार कौन कौन से? एक तो हमारा दृश्य शिक्षार्थी हो गया, दूसरा श्रवण शिक्षार्थी हो गया, तीसरा हमारा स्पर्शनीय हो गया, स्पर्शनीय, चौथा हो गया हमारा किनेस्थेटिक, ठीक है। यानी कि पहला दृश्य शिक्षार्थी, श्रवण शिक्षार्थी, स्पर्शनीय शिक्षार्थी और किनेस्थेटिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शारीरिक सीखने भाषा व्यवहार क्षेत्रों में हानि के कारण। दोबारा पढ़ेंगे, शारीरिक सीखने भाषा व्यवहार, यानी कि शारीरिक विकास में या सीखने में, भाषा विकास में, व्यवहार में जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हानि के कारण स्थितियों का एक समूह जो प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित करती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विकासात्मक अक्षमता। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, विकासात्मक अक्षमता को परिभाषित कीजिए। तब आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक लाइन देखना है, शारीरिक सीखने भाषा व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों में हानि के कारण स्थितियों का एक समूह जो प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित करता है, वह स्थिति विकासात्मक अक्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, पोर्टाज आकलन के उपकरण में कितने क्षेत्र है? पोर्टाज आकलन क्या है? छोटे बच्चों का इसमें असेसमेंट किया जाता है, इससे एक असेसमेंट है, असेसमेंट टूल है। तो इसमें कौन कौन से एरियाज हैं जिसपे असेसमेंट किया जाता है? एक तो हो गया शिशु उद्दीपक, दूसरा हो गया स्वयं सहायता, तीसरा हो गया गामक, ठीक है, चौथा हो गया बौद्धिक, पांचवा हो गया भाषा, छठा हो गया सामाजिक। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, ऑटिज्म के प्रकार लिखिए। ऑटिज्म के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? एस्पर्जर, एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म डिसऑर्डर, ठीक है, और रेट सिंड्रोम, फिर CDD, शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा, PDD। ऑटिज्म के प्रकार: एक्सपर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सॉरी 5 बोले थे मैंने, शायद ये चीज ध्यान में रही, यहाँ 7 हो गए। ठीक, हाँ अब ध्यान रखना, हेलर सिंड्रोम आप बोलोगे हेलर सिंड्रोम है, हेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम ही CDD है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विकासात्मक अवधि कितनी होती है? तो विकासात्मक अवधि 18 वर्ष, 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ASD, ऑटिज्म, SLD आदि सभी क्या स्थितियां कौन सी हैं? या आदि सभी स्थितियां हैं, तो क्या है ये? विकासात्मक अक्षमता। सभी क्या है? कौन सी कंडीशन है ये? विकासात्मक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर है, हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। ठीक है, तो आज भी हमने क्या है 1 से लेकर 21 प्रश्नों पर बात की है। ठीक है, जो आपके प्रश्न पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ऐसा ना सोचे कि पार्ट ए पार्ट बी इजी लग रहा है, इजी नहीं होता। वहां पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, सब समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या आंसर दे, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। ये वो नहीं है पार्ट सी और डी की तरह आप पूरा एक रामायण कथा लिख देंगे। इसमें एडिटिव जो जितना होगा, एडिटिव जिसका आंसर होगा, जिसका नाम होगा, जो टाइप होगा वही लिखेंगे। इसमें कुछ मिला के नहीं लिख सकते। अक्सर क्या करते हैं, पार्ट सी और डी में तो मार्क्स ले जाते हैं, हम लिखते रहते हैं, एग्जामिनर केवल आपका हेडिंग्स देखता है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ता। लेकिन 1 और 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले मार्क्स ऐसे होते हैं, अगर उसका दिमाग ध्यान लग गया ऑटिज्म के क्षेत्र कौन से, आपने कुछ और ही लिखे तो कट जाएगा नंबर वही, चाहे 1 नंबर में पूछे चाहे 2 नंबर में पूछे। इसलिए आपको क्या है 15 नंबर जो होते हैं इनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले प्रश्न कहाँ से सिलेबस से आ रहे हैं, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो इसलिए ये सारे क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।